अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मींस जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सोल्यूट मींस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सोलवेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इनमें सबसे पहला फैक्टर हम लेके चल रहे हैं नेचर ऑफ सोल्यूट या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है उसके फैक्टर के बेसिस पे। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उस सोल्यूट का डिसोसिएशन उतना ही कम होगा, मींस उसमें आयंस उतने ही कम बनेंगे और जितने आयंस कम होंगे कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। मींस स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स lesser will be number of ions in the solution and lesser will be conductance. So lambda is inversely proportional to intermolecular force of attraction between electrolyte particles. नेक्स्ट सेकंड आता है नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की नेचर पे तो सेम फैक्टर सोलवेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। सोलवेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी कम होगी। सेकेंड थिंग इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट भी कम हो जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस सोलवेंट की विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और जो लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस होगा उसमें मूवमेंट उतनी ही कम होगी। मींस लार्जर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन lesser will be movement of ions, so lesser will be conductance. So lambda is inversely proportional to intermolecular force of attraction between solvent particles. थर्ड आता है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी या उतना ही ज्यादा सोल्यूट का इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में डिसोसिएशन होगा। जितने ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो मूवमेंट भी ज्यादा होगी, मींस कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो लार्जर द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स लार्जर विल बी कंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। सेम फैक्टर हमारा जो इंटरेक्शन का है वही टेम्परेचर के साथ जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूट का पार्टिकल्स का डिसोसिएशन या इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन इनटू इट्स आयन इंक्रीजेस, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिफ्थ फैक्टर आता है हमारा कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी कंडक्टेंस कम होगी या जो हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन कम करना, तो जितनी ज्यादा डाइल्यूशन होगी या कंसंट्रेशन कम होगी उतना ही ज्यादा डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयंस increases, so conductance increases, means lambda is inversely proportional to concentration। जिसको हम ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हमारी कंडक्टेंस कम हो रही है, लेकिन दोनों के केस में इफेक्ट डिफरेंट आ रहा है। स्ट्रॉन्ग के केस में अगर हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट कम है, वीक के केस में ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पहले से ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं तो उसके आयंस में उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन आयंस में कम होगा तो उसमें इंक्रीमेंट भी कम होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंसंट्रेशन कम करते चलेंगे सोलवेंट बढ़ाते जाएंगे, डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये जो कंडक्टेंस मैंने यहाँ पे डिनोट की ये वाली ये हमारी होगी लिमिटिंग कंडक्टेंस या इसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो इजीली एक्सपेरिमेंटली निकाली जा सकती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो इसके लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फॉर्मूला दिया था जिसके बेस पे हम
वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोलराक्स लॉ, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।